हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस डी एजुकेशन पे। आज हम बात करेंगे सीटेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, यानी कि ऐसे कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं और अधिगम को की जो क्रिया होती है उसको मंद करते हैं या किसी न किसी प्रकार से अधिगम को वो प्रभावित करते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में जाना था कि अधिगम क्या है और अधिगम किसे कहते हैं तथा विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अधिगम की परिभाषाएं जो दी हैं वो किस प्रकार से दी हैं और कौन कौन सी परिभाषाएं हैं इत्यादि के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में जाना था। अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि अधिगम को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। यह जो टॉपिक है यह सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीटेट के साथ साथ या यूपी टेट, एसटेट, केवीएस, एनवीएस और DSSB तथा अन्य शिक्षक भर्ती जो भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस टॉपिक को। सबसे पहले हम बात करते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। व्यवहार परिवर्तन को ही अधिगम या सीखना कहते हैं। यानी कि अधिगम क्या होता है कि जो व्यवहार में जो कुछ भी परिवर्तन होता है वही अधिगम होता है। और अधिगम को हम किस नाम से जानते हैं? अधिगम को हम सीखने के नाम से जानते हैं। यानी जो कुछ भी हम सीखते हैं वह क्या कहलाता है? वह अधिगम कहलाता है। इस आधार पर जो तत्व व्यवहार को प्रभावित करते हैं, यानी जितने भी जो भी तत्व हैं जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं वह तत्व ही सीखने को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। यानी कि जो भी तत्व व्यवहार को प्रभावित करते हैं वे तत्व सीखने को भी किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करते हैं। लेकिन व्यक्ति या बालक का व्यवहार तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है लेकिन अधिगम दिखाई नहीं देता। यानी जो बालक होता है, जो व्यक्ति होता है, वह जो व्यवहार कर रहा होता है वह व्यवहार तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा लेकिन जो वह अधिगम कर रहा होता है वह दिखाई नहीं देता है। यानी कि जो भी तत्व होते हैं जो व्यवहार को प्रभावित करते हैं वह तत्व अधिगम को भी या सीखने को भी प्रभावित करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति या बालक होता है वह व्यवहार को तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाता है, यानी जो कुछ भी वह व्यवहार कर रहा होता है वह तो दिखाई पड़ रहा होता है लेकिन जो अधिगम होता है वह दिखाई नहीं पड़ता है। अब हम बात करेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं, यानी कि अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य, यानी जो बालक का शारीरिक स्वास्थ्य होता है वह किस प्रकार अधिगम को प्रभावित करता है। यदि किसी भी कार्य को सीखने में विद्यार्थी का शारीरिक स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी कि किसी भी कार्य को सीखने में अगर कोई भी कार्य है अगर उसको सीखा जा रहा है या किया जा रहा है तो अगर विद्यार्थी है या कोई भी व्यक्ति है तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो वह अपने अधिगम में रुचि लेगा। यानी कि यदि कोई बालक है वह शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट है, स्वस्थ है, तो वह अधिगम या सीखने में रुचि लेगा। इसके विपरीत यदि बालक को कोई शारीरिक कष्ट होता है तो उसका पूरा ध्यान उसी में लग जाता है और यह अपने कार्य में समग्र रूप से ध्यान नहीं लगा पाता। अतः अधिगम के लिए बालक का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना अति आवश्यक है। यानी कि अगर हम कुछ भी सीख रहे होते हैं, अगर उस सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। अगर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है तो हम किसी भी कार्य को सीखने में पूरी रुचि के साथ उसको सीखेंगे और उस पर हमारा ध्यान लगेगा, उस पर हमारा मन लगेगा। लेकिन अगर हमको किसी भी प्रकार का शारीरिक कष्ट है, मान लीजिए सर्दी है, सर दर्द है, कुछ भी दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहा है, तो जो हमारा सारा ध्यान होगा वह उसी पे लगा रहेगा और हमारा जो कार्य होगा, जो कुछ भी हम सीख रहे होंगे उसमें हमारा ध्यान नहीं लगेगा। इस प्रकार जो शारीरिक स्वास्थ्य होता है वो बालक को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना अति आवश्यक होता है अधिगम को करने के लिए। अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं। अगला दूसरा पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य, यानी जिस प्रकार से शारीरिक स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित करता है ठीक उसी तरह से मानसिक स्वास्थ्य भी अधिगम को प्रभावित करता है। किसी भी कार्य को सीखने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी अति आवश्यक होता है। यानी अगर कुछ भी हम कार्य हैं उसको अगर हम सीख रहे हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा है, उसी के साथ साथ हमारा मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी अत्यंत आवश्यक होता है। यदि बालक मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वह किसी भी कार्य या बात को जल्दी से सीख लेता है, नहीं तो वह कार्य को सीखने में ज़्यादा समय लगाता है, वह उसे ज़्यादा समय तक याद नहीं रख पाता है। यानी कि अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो हम किसी भी कार्य को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से सीख लेंगे। और अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, किसी भी प्रकार की टेंशन है, सर दर्द है या किसी भी प्रकार का मस्तिष्क विकार है, तो हम वह जो कार्य होगा उसको हम ज़्यादा समय तक अच्छे से नहीं कर पाएंगे और जो कुछ भी याद करने वाला होगा वो हम अच्छी तरह से नहीं याद कर पाएंगे और उसे हम भूल जाएंगे
या जितने टाइम पे याद करेंगे बस उतनी टाइम पर ही वो याद रहेगा, कुछ समय के बाद उसे हम भूल जाएंगे। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में मानसिक स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है सीखने की इच्छा, यानी कि जो सीखने की इच्छा होती है यह भी अधिगम को प्रभावित करती है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के सही होने पर बालक में किसी कार्य को सीखने की इच्छा होनी चाहिए। यदि उसमें कार्य सीखने की इच्छा होती है तब यह कार्यों को शीघ्रता से सीखने में सफल हो जाता है। इसके लिए बालकों में कुछ पाने की चाह होनी चाहिए, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य अगर अच्छा है, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा है, तो हमको और क्या चाहिए कि हमको सीखने की इच्छा होनी चाहिए। अगर हमको सीखने की इच्छा ही नहीं है तो हम किसी भी कार्य को नहीं सीख सकते हैं। अतः किसी भी कार्य को सीखने के लिए उसकी इच्छा होनी चाहिए। अगर किसी भी कार्य को सीखने की इच्छा है तो हम उस कार्य को अति शीघ्र ही सीख जाएंगे, और अगर किसी कार्य को सीखने की इच्छा नहीं है तो हम उस कार्य को सीखने में हमको अनेक प्रकार की बाधाएं हो सकती हैं। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है सीखने का समय, यानी कि सीखने का समय क्या होना चाहिए, किस समय पे हमें सीखना चाहिए, किस समय पे हमें सीखना नहीं चाहिए। यदि बालक को कोई क्रिया ज़्यादा समय तक सिखाई जाती है तो वह थकान महसूस करने लगता है। इस स्थिति में बालक में क्रिया को सीखने के प्रति उदासीनता आ जाती है। अतः बालक को कोई भी क्रिया सिखाते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि बालक को लगातार ज़्यादा समय तक कोई कार्य ना कराया जाए। इसके बीच में थोड़ा समय अंतराल होना चाहिए। यानी सीखने के समय से क्या मतलब है कि हमें कोई भी कार्य लगातार नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि लगातार करने से कोई भी क्रिया अगर लगातार समय तक सिखाई जाती है तो उसमें हमें थकावट महसूस होती है, और थकावट महसूस होने के साथ में ही जो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है या मानसिक स्वास्थ्य है वो मंद होने लगता है, और जो भी कार्य हम कर रहे होते हैं उस कार्य को सीखने की जो क्रिया होती है वह धीरे हो जाती है, और उस कार्य क्रिया के प्रति क्या उदासीनता आ जाती है। अतः बालक को किसी भी कार्य को सिखाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी कार्य को लगातार ज़्यादा समय तक नहीं करवाया जाना चाहिए, बल्कि किसी भी कार्य को कराए जाने के समय में थोड़ा थोड़ा समय अंतराल या आराम करने का वक्त दे दिया जाना चाहिए। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है अभिप्रेरणा का स्तर, यानी कि जो अभिप्रेरणा होती है या जो मोटिवेशन होता है वह कैसा होना चाहिए। प्रत्येक बालक को सीखने की प्रक्रिया के लिए अधिक से अधिक अभिप्रेरणा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे बालक को कार्य के प्रति प्रेरित किया जा सकता है। इसकी अनुपस्थिति में बालक कार्य को करता है लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। यानी कि अगर कोई भी कार्य हमको करना है तो उसके लिए हमारे अंदर प्रेरणा या अभिप्रेरणा होना अति आवश्यक है। बिना अभिप्रेरणा के लिए हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। अतः किसी कार्य को करने के लिए हमें अंदर से प्रेरित होना चाहिए, यानी कि हमको प्रेरित होना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हमें ये कार्य जरूर करना है, इस कार्य को करने से हम इस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। तो अंदर से प्रेरणा उत्पन्न होनी चाहिए, अंदर से जो प्रेरित होना चाहिए खुद को, ताकि हम किसी भी कार्य को आसानी से कर सके। और इसकी अनुपस्थिति में, यानी जो अगर अंदर अभिप्रेरणा नहीं है तो इसकी अनुपस्थिति में जो बालक होता है वह कार्य तो कर लेता है लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है, लेकिन किसी भी लक्ष्य तक वह नहीं पहुंच पाता है, यानी कि उसका कोई निश्चित परिणाम नहीं निकलता है जब बालक के अंदर अभिप्रेरणा का अभाव होता है। और अगर अभिप्रेरणा पाई जा रही है तो वह किसी भी कार्य को आसानी से सीखता है और उस लक्ष्य तक वह पहुंच जाता है जिस लक्ष्य के लिए उसको प्रेरित किया जा रहा है। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है सीखने में तत्परता, यानी किसी भी कार्य को सीखने के लिए तत्परता कैसी होनी चाहिए। जब बालक स्वयं सीखने के लिए तत्पर या तैयार होता है तो उस स्थिति में बालक किसी भी कार्य को जल्दी सीख लेता है, उसे ज़्यादा समय तक अपने मस्तिष्क में धारण रखता है। लेकिन यदि बालक किसी कार्य को सिखाने के लिए तत्पर नहीं होता तो या तो वह उस कार्य को सीख नहीं पाएगा। यानी कि होता क्या है कि जब बालक स्वयं ही किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार होता है, यानी कि स्वयं से ही वह कहता है कि नहीं मैं ये कार्य कर लूँगा, मैं ये कार्य कर लूँगा, तो वो स्वयं से तत्पर है, स्वयं से तैयार है। तो उस स्थिति में होता क्या है, जो बालक होता है वो किसी भी कार्य को जल्दी कर लेता है और ज़्यादा समय तक उस बात को अपने मस्तिष्क में धारण रख पाता है, अपने मस्तिष्क में इस जगह दे पाता है, अधिक समय तक वह जो बात होती है वह याद रहती है। लेकिन यदि बालक किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर नहीं है, यानी उसके अंदर तत्परता नहीं है, तो या तो उस कार्य को वह सीख नहीं पाएगा, या फिर कोई भी कार्य अगर जो सीख भी लेता है तो अधिगम कर भी लेता है तो वह अधिगम उसके मस्तिष्क में ज़्यादा समय तक धारण नहीं कर पाएगा, ज़्यादा समय तक स्थायी नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए किसी भी कार्य को करने के लिए सीखने में तत्परता अवश्य होनी चाहिए, ताकि जो अधिगम है वो अधिक से अधिक प्रभावी हो सके। अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। अगला पॉइंट है रुचि, यानी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, अधिगम को प्रभावित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है।
तो रुचि क्या होती है? जिस प्रकार विद्यार्थी या बालक को कोई कार्य सिखाने में अभिप्रेरणा आवश्यक होती है, यानी जिस प्रकार विद्यार्थी या कोई बालक है अगर कोई कार्य सीख रहा है तो उसके लिए उसे अभिप्रेरणा की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार कार्य के प्रति विद्यार्थी की रुचि होना भी आवश्यक है। यानी अगर आप बिना रुचि के कोई भी कार्य कर रहे हैं तो बिना रुचि के वह कार्य आप आसानी से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए किसी भी कार्य को करने के लिए रुचि होना आवश्यक है। रुचि युक्त कार्य को बालक जल्दी सीख लेता है, वह इससे उसमें आनंद की अनुभूति होती है। यानी किसी भी कार्य करने के लिए अगर बालक में रुचि है तो उसके द्वारा वह किसी भी कार्य को जल्दी सीख लेता है और उस कार्य को करने के लिए उसमें आनंद आता है। मान लीजिए आपको खेलने में रुचि है, पढ़ने में रुचि नहीं है, तो फिर भी आपको ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है तो आप पढ़ने में रुचि नहीं लेंगे। और अगर आपको खेलने में रुचि अधिक है और अगर आपको खेलने के लिए ही बोला जा रहा है तो आप खेलने में अधिक रुचि लेंगे और खेलने में और अधिक अपना मन लगाएंगे, क्योंकि आपको रुचि खेलने में है और पढ़ने में आपकी रुचि नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार रुचि युक्त जो कार्य होते हैं उन कार्यों को जो बालक होता है वो जल्दी सीख लेता है और उन कार्यों को करने में उसे आनंद की अनुभूति होती है। अब हम अगले पॉइंट पे चलेंगे। अगला पॉइंट है शिक्षक का व्यवहार, यानी कि शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए जिससे जो बालक है जो अधिगम कर रहा है वो अधिगम अधिक से अधिक प्रभावी बन सके। सीखने की क्रिया में शिक्षक का व्यवहार अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जब किसी भी कार्य के सीखने को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, यानी कि जो शिक्षक का व्यवहार होता है वो सीखने की क्रिया में बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह किसी भी कार्य को सीखने के लिए प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जो शिक्षक होता है प्रत्यक्ष रूप से सिखा रहा होता है, इसीलिए किसी भी कार्य को सीखने के लिए प्रत्यक्ष रूप से वह प्रभावित करता है। जब शिक्षक किसी विद्यार्थी को सहयोग, समानता, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार आदि गुणों द्वारा अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करके उससे कार्य को सिखाता है तो यह विद्यार्थी उस कार्य में रुचि लेकर उसे आसानी से वह जल्दी सीख लेता है। यानी कि जो एक शिक्षक होता है वह किसी भी कार्य को प्रत्यक्ष रूप से समझा रहा होता है या कर रहा होता है तो किसी भी विद्यार्थी को वह सहयोग, समानता, सहानुभूति व्यवहार और आदि गुण जो होते हैं वो उनके बारे में अगर अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करके, यानी स्वयं अगर ऐसे व्यवहार वो अच्छी तरह से प्रदर्शित कर रहा है तो उसी तरह उसको देखकर, यानी शिक्षक को देखकर जो विद्यार्थी होता है उन कार्यों में रुचि लेने लगता है और उस कार्य को आसानी से वह जल्दी सीख लेता है। इसीलिए जो शिक्षक का व्यवहार होता है वह भी अधिगम के जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उनमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम अगले पॉइंट पे चलेंगे। शिक्षण विधियाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिगम के लिए शिक्षण विधियाँ जो होती हैं वो अधिगम को प्रभावित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यानी कि जो बालक होता है वो विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियाँ अपना करके, जो शिक्षक होता है वो बालकों को विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियाँ अपना करके उनको सीखने के लिए या अधिगम करने के लिए प्रेरित करता है। किसी भी कार्य को सीखने या सिखाने में शिक्षण विधियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। यानी कोई भी कार्य हो, अगर कोई सीख रहा है या किसी भी कार्य को सिखाया जा रहा है तो उनमें जो शिक्षण विधियाँ होती हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। बालकों के जो बुद्धि स्तर, यानी बालकों का जो बुद्धि स्तर होता है उनके अनुसार अलग अलग होने के कारण प्रत्येक बालक एक ही विधि से नहीं सीख पाता। यानी जो बालक होते हैं उनका जो बुद्धि स्तर होता है, जो IQ लेवल होता है वो सबका अलग अलग होता है। कोई प्रभावी बालक होता है, कोई प्रतिभाशाली बालक होता है, कोई मंद बुद्धि का बालक होता है, कोई तीव्र बुद्धि का बालक होता है। तो इस प्रकार जो बालक के बुद्धि स्तर होता है वो सबका अलग अलग होता है। इस प्रकार प्रत्येक बालक को एक ही विधि से नहीं सिखाया जा सकता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है और इन शिक्षण विधियों का प्रयोग व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर किया जा सकता है। यानी कि होता क्या है कि जो शिक्षण विधियाँ होती हैं इन शिक्षण विधियों को बालक के बुद्धि स्तर के अनुसार अलग अलग शिक्षण विधियों से अलग अलग बालकों को सिखाया जाता है। जो प्रतिभाशाली बालक होंगे उनको दूसरी शिक्षण विधि के आधार पर सिखाया जाता है, जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उनको दूसरी शिक्षण विधि के आधार पर सिखाया जाता है। तो इस प्रकार जो शिक्षण विधियाँ होती हैं वो सीखने और सिखाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं और जो अधिगम होता है उसको सरल और सुगम बनाती हैं, ताकि जो बालक होता है वो सरलता से अधिगम कर सके, सरलता से किसी कार्य को कर सके और जो होता है वह आगे बढ़ सके। अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षकों को बालक की प्रवृत्ति व प्रकृति के अनुसार ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यानी शिक्षक को क्या चाहिए? शिक्षक को ऐसा करना चाहिए कि जो भी वह शिक्षा दे रहा होता है तो वह बालक को केंद्र में रख करके शिक्षा दे। यानी कि जो सारा कार्य होता है वो बालक की रुचि के अनुसार करें, बालक की रुचि के अनुसार करे और जैसा बालक है
उसी के अनुसार बालक को केंद्र में रख करके वह शिक्षा प्रदान करे। इस प्रकार दी गई शिक्षा का यह पूरी तरह से लाभ उठाते हैं, यानी कि अगर इस प्रकार की शिक्षा जो शिक्षक है वह दे रहा है तो इसका पूरा का पूरा लाभ बालक उठाते हैं, क्योंकि यह शिक्षा उनकी रुचियों, क्योंकि जो यह शिक्षा होती है, जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है, यह उनकी रुचियों, क्षमताओं, अभिरुचियों आदि को आधार बनाकर दी जाती है, यानी इत्यादि को आधार बनाकर दी जाती है, क्योंकि बालक को ही आप केंद्र में रख करके शिक्षा दे रहे हैं। तो इसके द्वारा आप बालक की रुचियों को ध्यान में रखेंगे, बालक की क्षमता कैसी है उसको ध्यान में रखेंगे। तो अगर इन सबको आप ध्यान में रख करके शिक्षा प्रदान कर रहे हैं तो इससे जो बालक होता है उसको पूरी तरह से लाभ मिलता है, जिससे अपेक्षित फल की प्राप्ति होती है, जिससे जो बालक होता है वो अत्यधिक तीव्रता से सीख पाता है। वर्तमान काल में ऐसी ही शिक्षा प्रदान की जाती है, यानी कि इस समय जो वर्तमान काल है जो विद्यालय का वर्तमान काल चल रहा है, इस समय विद्यालय में बाल केंद्रित शिक्षा ही दी जा रही है, क्योंकि ये जो शिक्षा होती है ये अधिक सुगम होती है और इसके द्वारा जो बालक होते हैं वो आसानी से सीखते हैं। तो यह था आज का हमारा टॉपिक, जो कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक थे। तो हमने अधिगम के प्रभावित करने वाले जितने भी कारक थे उन सभी कारकों के बारे में डिटेल से बात की है, बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।